अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब आरिफ। इंतहाई अफसोस के साथ सबसे पहले तो मुज़म्मत उस वाक़े की जिसमें 20 अफराद जाँ बहक हुए, 48 जख्मी हुए और एक बार फिर कोयटा का अमन दागदार हुआ। लेकिन ये वाक़या किसकी गफलत के बाइस पेश आया और इसके ज़िम्मेदार है कौन, इस पर बात होना अभी बाकी है और तहकीकात और पसे पर्दा हक़ाइक़ जो हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल का सामना है हुकूमत को, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत का सबसे बड़ा मसला मौशी पॉलिसी है और मईशत को इस्तेहकाम में लाना है। साथ ही साथ हम अगर ये देखें कि माजी में जब तक तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं आई थी और इक़्तिदार की हुसूली के लिए हाथ पांव मारते हुए दिखाई दे रही थी, तो क्या उस वक्त के जो पार्टी है उसे ये मालूम नहीं था कि आने वाले दौर में उन्हें किस किस्म के मौशी मसाइल दरपेश हो सकते हैं। इस पर जहां हम गुफ्तगू करेंगे वहीं पर हम जिक्र करेंगे चेयरमैन पैमरा की उस तनबीह का जिसमें उन्होंने कहा है कि अब न सिर्फ इंडियन चैनल्स पाकिस्तान में नशर होंगे बल्कि इसके अलावा जो इंडियन कॉन्टेंट है उस पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी आने वाले कुछ ही दिनों में। इन तमाम अहम टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे मौजूद हैं आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब आमिर ज़िया साहब। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर रिफत हुसैन सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तज्ज़ियाकार आसमा वदूद साहिबा भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं और सीनियर सहाफ़ी इब्राहिम राजा भी आज हमारे साथ हैं। तो प्रोग्राम की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कोयटा की, जहां पर एक बार फिर दहशतगर्दों ने शहरियों को खून में नहला दिया। हजारगंज की सब्जी मंडी में होने वाले धमाके में अब तक 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें एक सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। ऐसे सानेहात से अब यूं अंदाजा होता है कि तमाम तर काविशों के बावजूद अभी तक दहशतगर्दी को जड़ से नहीं उखाड़ा जा सका। एक तवील अरसे से सिक्योरिटी माहिरीन तवज्जो दिला रहे थे कि नेशनल एक्शन प्लान के कई अहम नकात ऐसे हैं जो कि नजरअंदाज हो रहे हैं। तो सवाल है कि क्या मौजूदा हुकूमत ने भी नून लीग के दौरे इक़्तिदार की तरह अब नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में ज्यादा संजीदगी नहीं दिखाई। सवाल यह है कि कोयटा धमाके के हवाले से क्या दहशतगर्दी के खदशात बढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले जाहिद हुसैन साहब, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ये वाक़यात जो हैं तसलसल के साथ हो रहे हैं कोयटा में। मेरा ख्याल ये है कि कुछ थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन बात यही आती है कि ये एक ख़ास हदफ है जिसमें जो है और एक ख़ास इलाके में हो रही है और उसका जो है सबको पता है कि उसके पीछे पसपर्दा कौन सी अनासिर हो सकती हैं और वो सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसकी पहले भी निशानदेही की जा चुकी है। लेकिन वही बात आती है कि जब हम कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान की, तो उसको भी गुजरे हुए 5 साल 4 साल हो गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उसको नए सिरे से जो है वो तरतीब दिया जा रहा है और उस पर ज़्यादा कार्रवाई होगी। मसला ये आता है कि इस पे है कि ये अब ऐसा कभी भी ऐसी हमारी पॉलिसी नहीं रही है जिसको कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज़म। और असल बात यह है कि एक्सट्रीमिज़म में एक चीज़ और भी आती है कि सिर्फ हम नाम बदल देते हैं, इस पर हम शायद खुश हो जाते हैं कि शायद लश्कर जंग भी कुछ और कहीं चली गई है नहीं यहाँ पे, या जो है सिपाही साहबा कोई वजूद नहीं है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो नज़रियात जो हैं वो किसी न किसी सूरत में हमें ज़ाहिर होते हुए नज़र आते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी जो है एक हद तक जो इंटेलिजेंस की नाकामी भी है कि एक ही जगह पे एक ही लोगों के ख़िलाफ़ एक मुस्तकिल कार्रवाई होती है। कभी उसमें लफ्ज़ ज़रूर आता है लेकिन आज तक उसका कलाकमा नहीं किया जा सका है। मैं समझता हूँ कि जो है, और एक और बात भी आती है जिसमें बहुत दफ़ा इसकी निशानदेही भी की गई है कि जहाँ पे भी आप देखें इस किस्म के जो हमले हुए हैं उस सब का जो है सरचश्मा एक जगह नज़र आता है, जो बलूचिस्तान में, जहाँ पे इस किस्म के इंतहा पसंद मदारिस मौजूद हैं मस्तूम के इलाके में। और जितनी दफ़ा भी कार्रवाई हुई है सब जगह लोगों को पता था कि कहाँ से कार्रवाई होती है। तो मेरी समझ से बाहर है कि जो है फिर उसके बावजूद भी उसकी रोकथाम क्यों नहीं हो सकी है। ठीक है जाहिद हुसैन साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। आमिर ज़िया साहब, आप यही समझते हैं कि दहशतगर्दी के खदशात बढ़ने लगे हैं? जी देखिए, पहली बात तो कि रियासत पाकिस्तान और हमारे इदारों ने कभी भी ये नहीं कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंका गया है। उसके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हुई हैं, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि जहाँ पर हर रोज़ यहाँ पर सुसाइड अटैक्स हुआ करते थे और बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ करते थे, जैसे साहब ने फरमाया, उस पर बड़े तवील वक्फे आने लगे हैं। तो ये यहाँ तक तो बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन हमें मजबूरियों का भी समझना चाहिए कि एक पोरस बॉर्डर है, हमारा फ्रंटियर है बलूचिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, कि जहाँ से जो दहशतगर्द हैं वो बासानी जो हैं आ जा सकते हैं।
بہت سارے علاقے جو ہیں اس طرح سے مانیٹرڈ نہیں ہے. تو چیلنج پاکستان کے نزدیک بہت بڑا ہے. صرف ہمیں اپنی سرحدوں کے اندر نہیں دیکھنا بلکہ باہر سے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس پر بھی نظر رکھنی ہے. پھر ظاہر ہے کہ بھارت بھی ہے جو مطلب ہے کچھ نہ کچھ کرم فرمائی کرتا رہتا ہے. تو چیلنج بہت بڑا ہے ہمارے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اسی سے ایک اور مسئلہ جڑا ہے, وہ ہے انتہا پسندی کا. انتہا پسندی جو ہے وہ پہلا قدم ہوتی ہے دہشت گردی کے خلاف. تو ہم لوگوں نے جہاں دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں, وہاں انتہا پسندی کے محاذ پر ہم لوگ اتنے کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ وہ لڑائی جو ہے انٹلیکٹ کی لڑائی ہے. وہ لڑائی جو ہے اسکولوں, کالجوں, مدرسوں میں لڑی جانی ہے کہ جہاں پر آپ ذہن سازی کرتے ہیں اور جہاں پر وہ جو انتہا پسند خیالات ہیں ان کو ذہن سے کھرچ کر نکالنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں میں اعتدال پسندی آئے اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو نہ صرف برداشت کریں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنے کی بات کریں. تو ایک بات تو ہے کہ اگر یہ واقع ہوا, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دوبارہ سے ایک ایکسپلوژن ہوگا دہشت گردی کے واقعات کا. یقیناً ایک بہت بڑا ہمارے لیے تشویش کی بات ہے, اور اس پہ میرے خیال میں صرف ہم جیسے صحافیوں کے لیے یا شہریوں کے لیے نہیں, اس تمام ریاستی اداروں کے لیے بھی اتنی ہی ہوگی. تو اس کے میرے خیال میں تدارک کے لیے اقدامات ہوں گے, لیکن اصل مسئلہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ جو ہیں انتہا پسندی کے خلاف جو ذہن سازی کی لڑائی ہے, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صورتحال باعث تشویش ضرور ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدشات بڑھنے لگے ہیں. جی ٹھیک ہے مرزا صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کے نقطہ نظر رکھتے ہیں. جی میرے خیال میں جو پچھلی میری وزٹ ہوئی ہے حالیہ میں کوئٹہ کے علاقے میں, اور وہاں پہ جا کے میں نے کچھ دیکھا کہ حکومت کی طرف سے بڑی ایک پر زور اقدامات وہاں پہ کیے گئے ہیں, خاص طور پہ جو ہزارہ کمیونٹی جو کہ اس ٹارگٹ کے اس حملے کے نتیجے میں بھی ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھی, ان کو پروٹیکٹ کرنے کی حکومت نے ان کی ایک علیحدہ بستیاں بھی بنائی ہیں اور وہاں پہ چیک پوسٹ بھی لگائی ہیں, اور ہر وہ اقدام کرنے کی کوشش کی ہے جس کے حوالے سے ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. تو اس کے ان اقدامات کے باوجود بھی اس قسم کے واقعات کا رونما ہونا میرے خیال میں حکومتی اداروں کے لیے بھی ایک تشویش کا باعث ہے, اور بلوچستان کے عوام کے لیے بھی ایک تشویش کا باعث ہے کہ ان اقدامات کے باوجود بھی کیسے ممکن ہے, جیسے زاہد حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک خاص علاقہ جو ہے وہاں سے بار بار جو اس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت جہاں تک یہ کس نے کیا ہے اس کے بارے میں اسپیکولیٹ تو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس بات کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ حالیہ نیشنل ایکشن پلان کے نتیجے میں حکومت نے جن گروپوں کو بین کیا ہے ان کی طرف سے کارروائی کا یہ اظہار ہے کہ ہم بین ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی اتنی قوت رکھتے ہیں جس سے کوئٹہ کے شہریوں کو اور خاص طور پہ ایک خاص کمیونٹی کو ہم نقصان پہنچا سکیں. تو اس حوالے سے مجھے نہیں لگتا, میں عامر زیاد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کی لہر بڑھ جائے گی, لیکن میرے خیال میں ہمارا یہ کلیم کہ ہم نے دہشت گردی کے اوپر کافی حد تک قابو پا لیا ہے اس دعوے کی کلی کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے. ابراہیم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ذریعہ دیکھیے, گزشتہ کچھ عرصے میں دہشت گردی کم ضرور ہوئی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دہشت گردی کے جو خدشات ہیں وہ بھی کم ہو گئے ہیں. اب یہ جو سرچ آپریشنز ہوتے ہیں, کامبنگ آپریشنز اور بارڈر فینسنگ, اس سے سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کسی حد تک تو دہشت گردی میں کمی لا سکتی ہیں, لیکن جو دہشت گردی کی اصل جڑ ہے اس کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. اور اسی دہشت گردی کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے 2014 میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا, اور اس نیشنل ایکشن پلان کے جو 4 نکات تھے ان نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا. ان میں ایک نقطہ یہ تھا کہ نفرت انگیز مواد اور جو فرقہ وارانہ مواد ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا. جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو نام بدل کر کسی بھی صورت کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ ان کی جو مالی معاونت ہے اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہوگا. لیکن جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی, اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں انہوں نے بھی کہ کبھی مصلیت کے تحت اور کبھی سیاسی جماعتوں نے اپنے مفادات کے تحت ان جو 4 نکات ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں بظاہر وہ نام بدل کر کبھی جو ہے وہ قربانی کی کھالوں کے نام پہ کیمپ لگا لیتے ہیں, کبھی متاثرہ افراد کی مدد کے لیے کیمپ لگا لیتے ہیں. اب وہ کیا اس طرح کے جو چندہ کیمپس ہیں یا اس طرح کے جو امدادی کیمپس ہیں وہ کسی قواعد و ضوابط کے تحت قائم ہوتے ہیں؟ کیا کوئی آڈٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو رقوم جمع ہو رہی ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں اور کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں؟ فلاحی سرگرمیوں پہ کسی کو اعتراض نہیں, لیکن ان چیزوں کا کوئی آڈٹ بھی تو ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا کوئی میکینزم موجود نہیں ہے. اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہم نے جو بہت عرصے بعد ریئلائز کیا تھا کہ ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے. وہ اے پی ایس میں ہمارے جب 134 بچے شہید ہو گئے تھے, اس کے بعد ہم نے یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا. لیکن ابھی
उन बच्चों से भी हम उन 134 जो मासूम बच्चे हमारे शहीद हुए, हमारी सियासी जमातों और हमारे रियासती इदारों और हमारी कौम ने उनके लहू से इंसाफ नहीं किया। आपकी राय भी यही है कि अभी दहशतगर्दी के खदशात ताहाल मौजूद हैं। आसमा साहिबा, देखिए जी, ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हम एक हाइब्रिड 5th जनरेशन वॉर में रहते हैं और हमारे जो मसले हैं वो इस वॉर के हवाले से मल्टी डायमेंशनल है। हमारी पोरस बॉर्डर है, फिर हमारे यहाँ पे जो भी इस किस्म का इवेंट होता है उसका बरास्ता मशरिक मगरिब शुमाल जनूब हमारे एक बड़े हद अजीज़ नेबर से जाके गलाबे मिलते हैं। तो और हमारे पास ये जैसे अभी मेरे बाकी साथियों ने हाईलाइट किया कि एक्सट्रीमिज़म एक बहुत बड़ा मसला है। हम कभी भी इस वॉर में हमने अपनी कामयाबियां तो अटेन की हैं, मगर ये वॉर ख़त्म हो गई है ये कहना अभी सही नहीं है। अभी इसमें बहुत काम की ज़रूरत है। देखिए जी, इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक है आपकी आवाम जो बेचारी वॉर इम्यून हो चुकी है। अभी ये जो इंडिया का मिस एडवेंचर था, इसमें आपने अपनी आवाम को देखा, दे वर नॉट स्केयर्ड ऑफ द वॉर। उनकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये आर्मी होती है सिर्फ वॉर इम्यून, हमारी पूरी कौम वॉर इम्यून है। फिर आपकी आर्मी बगैर किसी पॉलिटिकल विल के, आर्मी ने ऑन इट्स ओन अवाम की मदद के साथ इस वॉर में कामयाबी हासिल की है। पॉलिटिकल विल की शदीद कमी है। जितनी भी बातें मेरे दोस्तों ने की, इन सब को पूरा करने के लिए हमारी पॉलिटिकल विल चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट चाहिए इन मामलों को फौरी तौर पे एड्रेस करने के लिए। मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही तासुर आ रहा है कि खदशात ताहाल जो हैं वो वहीं पर हैं और खदशात मजीद बढ़ रहे हैं, वहीं पे हैं। तो और 2 स्टेक होल्डर्स तो अपनी एक्सट्रीम कोशिश कर चुके हैं। अब हमारी पॉलिटिकल ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। हमारे 3 एनालिस्ट की राय रखते हैं कि ताहाल खदशात मौजूद हैं, जबकि 2 एनालिस्ट की राय ये है कि नहीं, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं। सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान की तरफ तवज्जो दे रही है? जाहिद हुसैन साहब, अभी भी मुझे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जिसको कहते हैं कि जो है कैनेटिक जो वॉर होती है, आपकी आप ताकत के इस्तेमाल से आपने खिलाफ लड़ाई होती है, उसमें एक आपने कामयाबी तो हासिल की है। जहाँ पे फाटा के इलाका था जो अब KP के साथ मर्ज हो गया है, और इस किस्म की जो दहशत गर्दी या इंसर्जेंसी थी उसके ख़िलाफ़ तो कामयाबी हासिल की है। लेकिन असल जो लड़ाई होती है वो है नज़रियाती जंग। और मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीमिज़म जो है इस मुल्क में बहुत फैली है और उसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हैं। उसकी वजह से जो है, चाहे वो आप तंजीमों को हटा भी दें किसी को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही चीज़ जो है शायद हमारे जो नेशनल एक्शन प्लान वाला जो अमल करना है जिनको, उनको शायद पूरी तरह इसका इदराक नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ कि देखिए इसकी जड़ें यहाँ पे है। दुनिया भर में कुछ ना कुछ बाहर से रास्ते होते हैं, लेकिन ये हमेशा जो है ये एक तरीका जो हो जाता है हमारे यहाँ कि बॉर्डर के उस पार से कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फ़िरका परस्ती और यहाँ पे तशद्दुद, मैं जो तो याद पड़ता है कि 30, 35, 40 साल से जब भी मैं सहाफ़त कर रहा हूँ इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। उसकी वजह क्या है उसको तलाश करना चाहिए। तलाश ये करना चाहिए कि जो है ये इस किस्म की तंजीमें, और जहाँ पे सबसे बुनियादी चीज़ आती है, जहाँ पे लोगों की एक माइंडसेट तैयार की जाती है। एक नफ़रत अंगेज़ जो लिटरेचर जब पैदा होगा तो आपको बाहर से किसी की साजिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहीं पे जो लोग जो हैं वो जो है सारी कार्रवाई कर पाते हैं। वही बात आती है कि जहाँ पे आप देखें ठीक है कम हो गई है वाक़यात, और देखें जब स्टेट जब भी रियासत, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आपको लगता है कि PTA गवर्नमेंट नेशनल एक्शन प्लान की तरफ तवज्जो दे रही है? देखिए अभी तो शुरू है, देखना ये है कि उसको किस तरह देखें। बुनियादी तौर पे क्या थी, नेशनल एक्शन प्लान जब बना था तो तमाम सियासी पार्टियों ने उससे इत्तफाक किया था, और लेकिन जब असल बात होती है अमल दरामद की, अमल दरामद करने से जाहिर होती है 3 चीज़ें उनको अगर करनी पड़ेगी, जब तक नहीं हो सकता है। नंबर 1 पहली चीज़ ये है कि जहाँ पे नफरत अंगेज मवाद है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। 0 टॉलरेंस जो किसी भी एक्सट्रीमिज़म से वो है उसको करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जो उनके सोर्सेज ऑफ फंडिंग है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो उसी तनाजुर में तवज्जो भी नहीं दी जा रही। आमिर ज़िया साहब, जब इसमें पहली बात ये कि नेशनल एक्शन प्लान जो है बहुत ज़्यादा उसको नज़रअंदाज किया गया पिछले दौर हुकूमत में। उसके 2-4 जो बातें थी उस पर अमल हुआ, जो उसका एंटी टेररिज्म का एस्पेक्ट था उस पर अमल दरामद हुआ, जिसको लीड किया था पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने। लेकिन जो पॉलिटिकल डायमेंशन थी कि जुडिशल रिफॉर्म्स होने हैं, पुलिस रिफॉर्म्स होने हैं, मदरसा इस्लाहात होनी है, सिलेबस का जो है उसमें तब्दील करना है, उसमें फिर फाइनेंसिंग के भी मसले आते हैं, तमाम के तमाम जो थे वो सिविलियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थे। जो हमने देखा कि उसमें पॉलिटिकल विल की, जैसे हमारे दीगर साथियों ने भी कहा, उसकी कमी नज़र आई
आई। अब अच्छा फिर हमने देखा कि उस नेशनल एक्शन प्लान को, जिसको बाइबल होना चाहिए, जिसके हर नुक्ते के ऊपर हमारा एक डॉक्यूमेंट अलग से होना चाहिए 20 नुकात का, 20 नुकात पे जो जितने भी उनके पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर जो है उसको आपने सरखाने में डाल दिया। अब जब कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और हम लोग फिर हिलजुल हुई तो दोबारा से वो मेज़ पर आ गया और हमने देखा कि पीटीआई हुकूमत ने दोबारा उसको झाड़ पोंछ कर लेकर आए हैं। लेकिन असल बात ये थी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कितना है। तो अभी जो हमें नज़र आ रहा है कि उसमें मुझे पीटीआई हुकूमत की तरफ से कि जी बहुत ज़्यादा उसमें हमें कमिटमेंट की कमी नज़र आ रही है, ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जब तक इस पर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जंगी बुनियादों पर आप काम नहीं करेंगे, असल बात वही होती है कि जहन साजी को रोकने के लिए वो सिर्फ मेंबर से नहीं हो रहा, वो जो आपके मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी इंतहा पसंदी के ख्यालात हैं। तो उस पूरे नैरेटिव को यानी कि बयानिए को हमें तब्दील करना है। अच्छा बिल्कुल जाहिद साहब ने दुरुस्त कहा कि जड़ें जो होती हैं हमारे यहाँ उसकी इंतहा पसंदी की दहशतगर्दी की मुल्क में होती हैं, लेकिन जो बैरूनी अनासर होते हैं उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। और हमारे यहाँ ये भी चीज़ हुई है कि हमारे पड़ोसी ममालिक ने जो कुछ इंतहा सेक्टेरियन जो ग्रुप्स हैं उनको बाकायदा फंड भी किया, प्रमोट भी किया। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक चैलेंज रहा है। तो मेरी नज़र में पीटीआई हुकूमत को मजीद तवज्जो देने की ज़रूरत है, इतनी नहीं दी जितनी देनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप किस राय का इजहार करेंगे? जी मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ों का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। मैं अपने दोनों साथियों ने जो कहा है उससे इत्तेफाक करते हुए, पहली बात तो ये है कि माजी की निस्बत पीटीआई की हुकूमत बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आती है और बारहा इमरान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इस बात का इजहार किया जा चुका है, इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म की कोई गुंजाइश नहीं है और हम इसके ख़िलाफ़ लड़ाई के अंदर एक ताकतवर और एक फाल और एक मुतहरक पॉलिसी बनाएंगे और उसके नतीजे में हम इसको एक्सट्रीमिज़म को या जो 20 नुकात हैं नेशनल एक्शन प्लान के उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और दूसरी बात मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरी है कि जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को देखा, बिल्कुल बात सही है कि उसको सदखाने में डाल दिया गया और 2014 के उस वाक़े के बाद फिर हमने देखा कि वो एक हमें एनर्जी नज़र आई, लेकिन वो एनर्जी आस्ता आस्ता डिसिपेट होती गई। तो जिससे उन कुव्वतों को जो कि इस नेशनल एक्शन प्लान के टारगेट में है उनको ये हिम्मत अफजाई हुई, उनकी मैं कहूँगा कि डिफेक्टो इनकरेजमेंट भी हुई कि वो समझते थे कि दे कैन गेट अवे विद मर्डर। और मेरे ख्याल में तीसरी जो बड़ी अहम इसका नुक्ता है कि बेंचमार्क्स हमें बनाने पड़ेंगे वीज़ा-वी जितने भी इन्होंने 20 नुकात के हवाले से कि उसके अंदर बेंचमार्क्स बनाएं और फिर उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग करें कि उसके हवाले से कौन कौन से बेंचमार्क्स हमने बनाए हैं, कौन कौन सा नुक्ता जो है उसकी मतलब आपके ख्याल में उसके अमल पैरा होने के हवाले से किसी हद तक तवज्जो दे रही है। जी ठीक है। मेरे ख्याल में ये कहना दुरुस्त नहीं है कि नेशनल एक्शन प्लान को सदखाने में डाल दिया गया और इसी किस्म का जो सलूक जो है उसके साथ मुस्तकबिल में होगा। मेरे ख्याल में इस हुकूमत के अंदर कम अज कम विल एक मौजूद है। इब्राहिम साहब, ज़रियाब देखिए, हमें ये नज़र आता है कि दहशतगर्द जो हैं वो तो हमारे ख़िलाफ़ जो हैं वो बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कर रहे हैं और बिल्कुल इस मामले पर एक पेज पर हैं। हमारे सिविलियन निशाना बन रहे हैं, हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे सेकुलर तबके, हमारे लिबरल तबके, हमारे उलमा, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, यानी कोई तफरीक नहीं है दहशतगर्दों के लिए। और हमारे थाने, कचहरी, बाज़ार, हर जगह जो है वो हमारी टारगेट हो रही है। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारी सियासी जमातें और हमारी कौम भी जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ एक पेज पर नहीं है। अब पिछली हुकूमत ने तो चले नेशनल एक्शन प्लान के वो जो 4-5 अहम नुकात जिनका सबने जिक्र किया उस पर अमल दरामद नहीं किया, लेकिन ये जो हुकूमत आई है इसने भी 8 महीने पे नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने के हवाले से कोई ख़ास काम नहीं किया। इमरान खान साहब जो है वो अपनी एक अना का मसला बना के बैठे हुए हैं कि उन्होंने इस अहम जो कौमी सलामती का मामला है इस पर भी अपोजिशन से बात नहीं करनी। एक मीटिंग होनी थी वो पार्लिमानी रहनुमाओं की नेशनल एक्शन प्लान पर, वो डिले हो रही है। वो सियासी जमातें जो हैं वो उसको अपने तौर पर एक्सप्लॉइट कर रही हैं जो अपोजिशन जमातों की। इमरान खान एक कदम आगे बढ़कर उनको इंगेज नहीं करना चाह रहे। मिलिट्री कोर्ट्स चलनी है आगे, नहीं चलनी ये एक अलग बहस है, लेकिन कम से कम इस मामले पर अभी तक बहस भी नहीं हो सकी। और आप ये देखें कि पिछली हुकूमत ने जो नेशनल एक्शन प्लान पे उस पर एक फैसला ये भी हुआ था कि नेक्टा को फॉल करेंगे और एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस सेंटर कायम किया जाएगा, लेकिन 8 महीने हो गए हैं वो नेक्टा वहीं है और अभी तक उसको फॉल करने के लिए भी कोई इक़दाम नहीं। यही है कि
पीटीआई गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो और ये जो अभी रीसेंट स्टेप्स भी जो लिए गए हैं, ये FATF का जो थोड़ा सा दबाव आया और पुलवामा वाकये में चूंकि हम शामिल नहीं भी थे तब भी हम पर आलमी दबाव आया, तो ये लगता है ऐसा कि उसके नतीजे में लिए गए, लेकिन हमें इसको मुस्तकिल बुनियादों पर फॉलो करना होगा। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इसमें सब आप भी यही समझते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो नेशनल एक्शन प्लान की तरफ तवज्जो नहीं दे रही? देखिए जी, मैं बिल्कुल अपने साथियों के साथ एग्री करती हूँ कि हमें सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, हमें अपने भी गलतियों को देखना चाहिए। लेकिन आपकी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, उसकी एक फंडामेंटल ये भी है कि आप अपनी अचीवमेंट्स को भी बताएं और अपने राइट्स के लिए भी स्टैंड करें। हम अपने जैसे सर ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों की वजह से प्रॉब्लम्स में रहे हैं, और ये मैं इस वाक़े के हवाले से नहीं कह रही, हम एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी हमने गुजारी है, बिकॉज़ हमारे एक पड़ोसी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इंटरवीन करता रहा है। उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी गलती की वजह से, वो हमारा राइट है कि हमारे पड़ोसी इस तरीके से हमारी लाइफ मिजरेबल ना करें। दूसरा ये कि अब जो जैसे न्यूजीलैंड की तरफ से एक नई लीडरशिप स्टाइल का इनिशिएशन हुई है कि अगर आपसे कोई ब्लंडर हो जाए मेगा स्केल, तो आप उस पर जितने आंसू बहाएंगे आप उतने बड़े लीडर होंगे। ये एक गलत रिवायत है। ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अगर वो अपनी किसी इंटरेस्ट की वजह से एक टेबल पे नहीं आ सकते तो अपनी आवाम के लिए उन्हें आना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान की तरफ से नेग्लिजेंस इज अ सिन, ये एक नेशनल लेवल का गुनाह हम इसे कह रही हैं कि वाकई नेशनल एक्शन प्लान पर से तवज्जो हटी हुई है हुकूमत की। ठीक है, ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें जैसे सर ने कहा ना कि फौजी बुनियादों पे उनको फौरन इसको एड्रेस करना चाहिए। हम दोबारा उस आग में नहीं जाना चाहते जिससे हम निकल आए हैं। ठीक है, तो हमारे 4 एनालिस्ट ये राय रखते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो नेशनल एक्शन प्लान की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, जबकि डॉक्टर रिफत हुसैन साहब ये समझ के तवज्जो दे रही है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे कि देनी चाहिए, मजीद स्ट्रॉन्ग करना होगा। मुझे लेनी ब्रेक, नाज़िर स्टे विद अस। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर वाशिंगटन में मौजूद हैं। वाशिंगटन मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है और कहा है कि IMF के साथ मुआहदे के लिए उसूली तौर पर इत्तफाक हो चुका है और अगले 2 रोज़ में तकनीकी तफसीलात जो हैं वो भी तय कर ली जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले IMF की पेश करदा तजावीज़ मईशत के लिए बेहतर नहीं थी, इसलिए हमने मुआहदा करने में जल्दी नहीं की। कई तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि IMF की शराइत पर अमल करने से पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं, टैक्सेस और शरह सूद में इजाफा हो सकता है, जबकि सब्सिडीज में कमी का इम्कान है। तो सवाल यह है कि क्या IMF से मुआहदे के बाद हुकूमत सख्त मुआशी इक़दाम करेगी? इस पर हमारे एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। आमिर ज़िया साहब, देखिए, सख्त मुआशी इक़दाम तो बहुत सारे कर दिए और जब IMF से मुआहदा होगा तो मजीद होंगे। बात यह कि हमारे उर्दू का मुहावरा है कि 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी, तो उसमें अगर IMF के पास डे 1 पे चले जाते असद उमर साहब और PTI की हुकूमत, तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपने एक ट्रेजेडी ऑफ डिले बना दी और 8 महीने पूरी मार्केट्स को, अपनी मईशत को गैर यकीनी सूरत हाल में डाल के रखा, उससे आप बाहर आ सकते थे। IMF जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है और वो जब भी IMF का कहीं पे प्रोग्राम आते हैं तो 2-4 चीज़ें होती हैं बहुत ज़रूरी हैं उसके साथ। एक तो वो जो IMF का मुतालबा है, हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं जी एक्सचेंज रेट को वो कम करने की बात करते हैं, यानी कि रुपये को डी वैल्यू की, वो ये नहीं कह रहे। IMF का मुतालबा ये होता है कि जी रुपये को फ्री फ्लोट किया जाए और उसकी कदर जो है वो मार्केट जो है वो तय करे। अब हमें देखना है कि क्या ये चीज़ मनवा कर आते हैं या मान कर आते हैं असद उमर साहब। अच्छा, उसी तरह जो है इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान ने फिर मतलब डबल डिजिट्स में आ गए और IMF का दबाव या उसकी शराइत के तहत मजीद यही होगा, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो होता है स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम होता है, तो उसके अंदर जो है कि वो जो कहते हैं ना कि माशी नमू जो होती है उसकी वजह से कम होती है। और आप देखें जो प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है कि 2.5 होगा, IMF कह रहा है, कोई कह रहा है जी 3% होगा। उसकी वजह भी है कि हमारे यहाँ जब आप स्टेबलाइजेशन के मेजर्स लेंगे, यानी कि डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, एक्सचेंज रेट को आप कम करेंगे, तो यही होगा। फिर जो आवाम पे बहुत ज़्यादा दबाव आने जा रहे हैं, इन्फ्लेशन अभी हमारी जो है 9% से ऊपर चली गई है, मजीद ऊपर जा सकती है, लेकिन आवाम को जो असल मेरे ख्याल में जो उन पर दबाव आएगा जब सब्सिडीज़ का मजीद वो होगा। पावर सेक्टर के अंदर हम लोग जो हैं बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के लॉसेस भुगत रहे हैं और उसकी एक सूरत, एक तो ये या तो आप रिफॉर्म्स करें एनर्जी सेक्टर को, दूसरी सूरत ये कि जो कीमतों में गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की
इजाफा तो करते साहब जिस तरह से आपने ये वजाहत दी है, हम कह सकते हैं कि हाँ हुकूमत सख्त मुआशी इक़दाम करेगी, मजीद करेगी। आपने सिर्फ कहा, मैं कहूँ मजीद सख्त इक़दाम करेगी, जो पहले बहुत सारे कर चुकी है। जी ठीक है अमर जिया साहब। जाहिद साहब आप क्या समझते हैं? देखिए, एक बात यही है कि IMF में जाना इनको फौरी तौर पे था, जाना चाहिए था, क्योंकि सबको हालात पता थी, और मेरा ख्याल कि सबसे ज़्यादा जो पता है इनको खुद भी PTI की हुकूमत को अंदाज़ा था कि क्या होने जा रहा है। और उसकी वजह से जो है दो असरात पड़े हैं जो डिले किया इन्होंने। एक तो सबसे बड़ी ये है कि आपने एक अनसर्टिनिटी या गैर यकीनी फ़िज़ा पैदा की, और जब गैर यकीनी फ़ज़ा होती है तो माशी सूरत हाल के लिए सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज होती है वो कहीं पे भी गैर यकीनी सूरत हाल होती है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि IMF की शराइत, देखिए IMF के पास आप कब जाते हैं, इसी तरह से है जब जब मरीज़ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है तो उसको जाके सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, उसके बगैर कोई चारा मुमकिन नहीं है। उसके असरात भी होते हैं, और असरात यही होते हैं जो कि हम बात करते आ रहे हैं। अगर आपकी माशी सूरत हाल अच्छी होती तो शायद IMF के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ना इन शराइत को मानना पड़ेगा। लेकिन बात शराइत ऐसी हैं जिसको खुद हमें अपने तौर पे भी करना चाहिए था। मसलन ये कि सिर्फ IMF का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको मुझे ये बताया जाए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे आपके तमाम लॉसेस हो रहे हैं, आपके जो स्टेट सेक्टर जो जितने भी इंटरप्राइजेज़ हैं वो सब के सब जो हैं लॉसेस पे लड़ रहे हैं, जहाँ पे आपका सर्कुलर डेट जो है वो आपके जो है डिफेंस बजट से ज़्यादा हो जाता है। तो ये मसला ये आता था, क्या IMF को कहने की ज़रूरत है कि आप जो है इन चीज़ों को, खसारों को कम करें? आपको तो ये खुद भी करना चाहिए था, और पोस्टपोन करने से किसी चीज़ का हल नहीं होता है। और एक और बात भी आती है कि आइंदा क्या होगा। दो चीज़ें हैं, जब हमारा हर हुकूमत IMF के पास जाती रही है, लेकिन होता यही है कि हर 2 साल बाद फिर वही सूरत हाल बन के आती है। मतलब ये कि आने वाले दिन मजीद सख्त होंगे, मौशी इक़दाम मजीद जो है हुकूमत की तरफ से। बात नहीं, आपको सख्त जो है रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, चाहे IMF में जाना पड़ता या नहीं जाना पड़ता। बाज़ आपको ऐसे इक़दाम करने हैं ताकि आपकी माशियात जो है स्टेबल हो सकें। ठीक है जाहिद साहब। डॉक्टर साहब आपकी राय क्या है? ये मेरे ख्याल में हुकूमत ने, अगर वो नहीं गए हैं तो हमें उसका भी थोड़ा सा इदराक करना चाहिए। और हुकूमत की कैलकुलेशन ये थी कि अगर हम आज से 8 महीने पहले जो मुआहदा अब हम IMF के साथ करने जा रहे हैं, जिसके लिए असद उमर साहब वाशिंगटन में मौजूद हैं, अगर हम 8 से 10 महीने पहले कर लेते तो हो सकता है उसका हुजम या उसका वॉल्यूम या उसका पैकेज का साइज बहुत बड़ा होता, तो शायद IMF उस वक्त हमारे सामने ज़्यादा सख्त शराइत रखता। अच्छा। अब ये इस हवाले से तो मैं उसकी लॉजिक को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हुकूमत ने जब चीन से इमदाद ले ली, फिर UAE से इमदाद ले ली, सऊदी अरेबिया से इमदाद ले ली, और फिर बाकी मुल्कों से इमदाद लेने के बाद उनका ख्याल ये है कि एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस पैकेज, जिसके वाले से 10 से 12 अरब रुपए की हम जो है वो उनसे मुआहदे के अंदर जा रहे थे, अब हमें एक स्मॉलर पैकेज की वजह से जाना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, आमिर ज़िया साहब ने और जाहिद साहब ने बात की है कि जब भी आप IMF के पास जाएंगे उनकी शराइत जो है वो सख्त तरीन होंगी, क्योंकि स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है और उसके तहत आपको उन शराइत को माने बगैर वो किसी किस्म का कर्जा भी आपको नहीं देंगे।